मैं इंजीनियर A.K. सिंह, लेक्चरर इन सिविल इंजीनियरिंग, RVS पॉलीटेक्निक बिचपुरी, आगरा, 3rd ईयर, 6th सेम, सिविल इंजीनियरिंग, सब्जेक्ट CMA एंड ED, और यूनिट 15, लेक्चर 1। टॉपिक है मटेरियल्स चार्ज्ड डायरेक्ट टू वर्क्स। जब स्टोर को किसी सामग्री का उचित शीर्षक में न डालकर किसी निर्माण कार्य के खाते में सीधे डाल दिए जाते हैं, तब इसे सीधे कार्य को प्रभावित सामग्री कहते हैं। जब स्टोर की किसी सामग्री का मूल्य उचित शीर्षक स्टॉक में न डालकर किसी निर्माण कार्य के खाते में सीधे डाल दिया जाता है, तब इसे सीधे कार्य को प्रभावित सामग्री कहते हैं। यह एक लेखा विधि है जो सामान के मूल्य का भुगतान तथा समंजन करने के लिए अपनाई जाती है। वैसे सभी मटेरियल अंततः निर्माण कार्य पर जाकर ही खपता है। छोटे कार्यों के लिए आवश्यक सामग्री स्टॉक में लाकर रखी जाती है। इसका लेखा उचित शीर्षक स्टॉक या सस्पेंस हेड स्टॉक में अंतर्गत रखा जाता है, क्योंकि उस समय यह स्पष्ट नहीं होता है कि कितनी सामग्री किस कार्य में और कब निर्गत होगी। जैसे जैसे ये सामान स्टॉक से निकलकर विभिन्न कार्यों में खपता जाता है, उसकी लागत संबंधी निर्माण कार्य को विकलित या डेबिट कर दिया जाता है। बड़े निर्माण कार्यों में बहुत अधिक सामान की आवश्यकता पड़ती है, जिसे सामान्य स्टॉक से पूरा नहीं किया जा सकता। फिर इसे प्रत्येक स्टॉक की एक आरक्षित सीमा रिजर्व लिमिट ऑफ स्टॉक होती है, जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। विशेष और बड़े कार्यों में लगने वाली सामग्री की मात्रा का पूर्व अनुमान रहता है। ऐसी स्थिति में उस कार्य के लिए क्रय की गई सामग्री की लागत शुरू में ही सीधे उसी कार्य के लेखा में उचित शीर्षक सामग्री में डाल दी जाती है। यह एक लेखा विधि सरल पड़ती है, क्योंकि मटेरियल को एक शीर्षक से निकालकर दूसरे शीर्षक में डालने की प्रक्रिया नहीं करनी पड़ती और लेखा कार्य कम हो जाता है। सीधे कार्य प्रभावित सामग्री को क्रय करके मुख्य भंडार में लाने की जरूरत नहीं पड़ती। यह सामग्री जिस निर्माण कार्य के लिए खरीदी गई है, सीधे उसे उसी स्तर पर पहुंचा दिया जाता है।
इससे परिवहन व्यय कम होता है और सामग्री उपलब्ध कराने में अनावश्यक समय नहीं लगता। ऐसे सभी सामग्री को जिसे उचंत शीर्षक सामग्री के अंतर्गत लिया जाता है का लेखा स्थलीय सामग्री लेखा यानी मटेरियल्स एट साइट अकाउंट, इसको कहते हैं MAS अकाउंट में डाल दिया जाता है। यह लेखा प्रपत्र 35 और 37 पर बनाया जाता है। परिस्थितियां जिनमें सामग्री सीधे कार्य को प्रभावित की जाती हैं। कंडीशंस फॉर मटेरियल्स, कंडीशंस फॉर मटेरियल्स चार्ज्ड डायरेक्ट टू वर्क्स। निर्माण सामग्री सीधे निर्माण कार्य को प्रभावित करने का तात्पर्य है कि उस सामग्री का मूल्य उचंत शीर्षक स्टॉक में न डालकर सीधे निर्माण कार्य के खाते में डाल दिया गया जाता है या प्रभावित कर दिया जाता है। निम्न स्थितियों में निर्माण सामग्री उचंत शीर्षक में न दिखाकर सीधे कार्य के शीर्षक सामग्री में प्रभावित कर दी जाती है। जब निर्माण कार्य काफ़ी बड़ा हो, सामान्य स्टॉक आरक्षित सीमा के अंतर्गत आवश्यक सामग्री में क्रय करना संभव न हो, इस स्थिति में स्थलीय सामग्री लेखा रखना अनिवार्य है। दूसरा, जब केवल मजदूरी का ठेका कर दिया गया हो तब सभी निर्माण सामग्री विभाग ने सप्लाई करनी है, तो इस स्थिति में स्थलीय सामग्री लेखा अवश्य रखना होता है। तीसरा, जब निर्माण स्वयं विभाग द्वारा किया जा रहा है तो इसे क्रय की गई सामग्री सीधे कार्यस्थल पर पहुंचा दी जाती है। यदि सामग्री की मात्रा बहुत कम है तो स्थलीय सामग्री लेखा रखने की आवश्यकता नहीं है, परंतु सामग्री का मूल्य सीधे कार्य के खाते में डाल दिया जाता है। स्थलीय सामग्री का लेखा और प्रपत्र सामान्यतः बड़े निर्माण कार्यों के लिए आवश्यक सामग्री सप्लायर या अन्य खंडों से प्राप्त कर सीधे कार्यस्थल पर पहुंचा दी जाती है। इसमें परिवहन व्यय और समय की बचत होती है और भंडार अनावश्यक लेखा पढ़ी से छूट जाता है। कार्यस्थल पर सीधे भेजी गई सामग्री को उचंत शीर्षक सामग्री मटेरियल्स के अंतर्गत रखा जाता है। यह लेखा स्थलीय सामग्री लेखा कहलाता है। स्थलीय सामग्री लेखा प्रपत्र 35 और 37 पर माहान्यवार बनाया जाता है। प्रपत्र 35 पर प्रत्येक सामग्री की अनुमानित मात्रा और कार्य की कुल निर्गत मात्रा का तुलनात्मक ब्यौरा दिया जाता है। प्रपत्र 37 पर कार्य में प्रयुक्त तथा अनुप्रयुक्त सामग्री का सत्यापित ब्यौरा और मूल्य विवरण दर्ज किया जाता है। प्रपत्र 35 अनुमानित और आगत सामग्री का तुलनात्मक विवरण। और अनुप्रयुक्त सामग्री की जांच, वेरिफिकेशन ऑफ अनयूज्ड मटेरियल। निर्माण कार्य को निर्गत की गई सामग्री के अधिशेष की जांच और भौतिक सत्यापन करना आवश्यक है। सत्यापन की रिपोर्ट प्रपत्र 37 पर निम्न समय पर की जाती है। कार्य के पूर्ण हो जाने पर यदि कार्य का प्रारंभ हुए 3 मास से कम हुए हैं अथवा 3 महीनों में कार्य का लेखा बंद किया जाना है, तब यह जांच आवश्यक नहीं है। साधारण भंडारों के लिए वर्ष में एक बार अधिशेष के निपटान और अन्य कार्य की हस्तांतरित करने से पूर्व और संबंधित अधिकारी कर्मचारी के स्थानांतरण पर भौतिक चार्ज के लेने देने के समय अधिशेष सामग्री का निपटान। निर्माण स्थल पर उतनी ही सामग्री उपलब्ध करानी चाहिए जो भली भांति कार्य पर लग जाए। कार्य को सीधे निर्गत सामग्री के अधिशेष का निपटान अग्र प्रकार से किया जाता है। बची हुई सामग्री यदि अच्छी दशा में है और बची हुई
सामग्री यदि अच्छी दशा में है और इसे निकट भविष्य में किसी अन्य कार्य पर प्रयोग किया जा सकता है, तब इसे स्टॉक में हस्तांतरण कर दिया जाता है। इस सामान की लागत और कार्य के खाते में आंकलित क्रेडिट और स्टॉक के खाते में विकलित डेबिट कर दी जाती है। यदि सामान किसी अन्य कार्य पर भेजा गया है तो इसका मूल्य उस कार्य के खाते में से डेबिट कर दिया जाता है। जिन कार्यों पर किसी कारण से लंबे समय तक के लिए कार्य स्थगित कर दिया जाता है, तो वहाँ से अप्रयुक्त सामग्री को स्टॉक में ले लिया जाता है। अथवा अन्य कार्य पर अंतरित कर दिया जाता है और उसके मूल्य को क्रेडिट या डेबिट किया जाता है। अधिशेष सामग्री जब स्टोर या किसी अन्य कार्य पर भेजी जाती है तो इसका मूल्यांकन वर्तमान बाजार दर पर अधिशेष सामग्री जब स्टोर अथवा किसी अन्य कार्य पर भेजी जाती है तो इसका मूल्यांकन वर्तमान बाजार दर पर किया जाता है। यदि बचा हुआ सामान भविष्य में किसी अन्य कार्य पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है तो इसे आम जनता में नीलामी द्वारा, यदि बचा हुआ सामान निकट भविष्य में किसी अन्य कार्य पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है तो इसे आम जनता में नीलामी द्वारा बेचने का प्रबंध किया जाता है। खंड और उपखंड कार्यालयों में ऐसे समस्त सामान की सूची रखी जाती है। ठेकेदार को निर्माण सामग्री का निर्गम, ठेकेदार को
निर्माण सामग्री का निर्गम। निर्माण कार्य के हित को देखते हुए गुणवत्ता बनाए रखने की दृष्टि से ठेकेदार को कुछ विशिष्ट सामग्री जैसे सीमेंट, बिटुमन, इस्पात की छड़ें, कोयला इत्यादि सरकारी भंडार से दी जा सकती है। नियंत्रित सामग्री जो खुले बाजार में सर्वसाधारण को उपलब्ध नहीं होती हैं, सरकारी तौर पर क्रय करके ठेकेदार को सप्लाई की जा सकती है। ठेकेदार को निर्गम की गई सामग्री का लेखा प्रपत्र 35A पर रखा जाता है। ठेकेदार को निम्न व्यवस्थाओं के अंतर्गत सामग्री दी जा सकती है। पहले, ठेके की शर्तों के अनुसार सामग्री निर्गत करने का प्रावधान हो। दूसरा, जब ठेके में सामग्री निर्गत करने का प्रावधान नहीं हो। यहाँ पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि ठेकेदार को दी जाने वाली सामग्री का नाम, मात्रा, निर्गम दर इत्यादि का ठेका पत्रों में स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। ठेकेदार सामग्री कहाँ से प्राप्त करेगा, अथवा स्टोर से अथवा निर्माण स्थल से, इसका स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। सामग्री की ढुलाई का व्यय ठेकेदार स्वयं वहन करेगा या विभाग इस संबंध में कोई व्यय नहीं होगा। तो सरकारी स्टोर से सामान देने की स्थिति में इसका निर्गत दर आवश्यक रूप से ठेका पत्रों में लिख देना चाहिए। जब ठेकेदार से निर्गत दर पर सामान का मूल्य वसूल किया जाता है तो सामग्री का मूल्य बाजार मूल्य बढ़ जाने अथवा घट जाने की दशा में वसूली निर्गत दर ही की जाती है। वसूली निर्गत दर पर ही की जाती है। यदि इस कारण विभाग को कोई हानि होती है तो संबंधित कार्य पर डाल दी जाती है। ठेकेदार को निर्माण कार्य में वास्तविक खपत के अनुसार ही सामग्री देनी चाहिए ताकि ठेकेदार को अत्यधिक मात्रा में सामग्री स्टोर से न लेकर ब्लैक करने की प्रवृत्ति को रोका जा सके। ठेकेदार को प्राक्कलन में दर्शाई गई मात्रा से अधिक सामग्री नहीं दी जाएगी। ठेकेदार को दिए गए सामान के लिए उससे टिकट रहित रसीद अवश्य प्राप्त कर लेनी चाहिए। जब ठेके में सामग्री निर्गत करने का कोई प्रावधान न हो, यदि ठेका अनुबंध में ठेकेदार को सरकारी भंडार से कोई सामग्री देने का उल्लेख नहीं है, तब उसे कोई सामग्री नहीं देनी चाहिए। ठेकेदार को जानबूझकर कोई ऐसा वित्तीय लाभ पहुंचाना एक गंभीर अनियमितता मानी जाती है। ठेकेदार के पास अधिशेष सामग्री। ठेकेदार के पास अधिशेष सामग्री निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर ठेकेदार के पास बची हुई सामग्री को विभाग वापस लेने के लिए बाध्य नहीं है, चाहे वह सामग्री विभाग द्वारा क्यों न उपलब्ध कराई गई। निर्माण के उपरांत बची हुई सामग्री ठेकेदार की व्यक्तिगत संपत्ति होती है। यदि विभाग आवश्यक समझे तो ठेकेदार से बचा हुआ सामान क्रय कर सकता है, परंतु ऐसा सामान अच्छी दशा में हो और निकट भविष्य में किसी अन्य कार्य पर उपयोग में आने की संभावना हो। ठेकेदार से खरीदे गए सामान की दरें, स्टॉक निर्गत दरें या बाजार दरें जो भी न्यूनतम हो उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। सामान के परिवहन पर किया गया व्यय मान्य नहीं है। यदि यह सामान ठेकेदार को मूल रूप से विभाग ने निर्गत किया है तो इसकी दर विभाग द्वारा उसमें चार्ज की गई दर से अधिक नहीं होगी। अनुसूचित सामग्री का दुरुपयोग, हेराफेरी रोकना। अनुसूचित सामग्री जैसे सीमेंट, इस्पात, बिटुमन, जीआई सीटें जो प्राय सरकार द्वारा दर नियंत्रित होती है, खुले बाजार में ऊंचे दामों पर बिक जाती हैं। अतः विभाग के कुछ बदनीयत कर्मचारी या ठेकेदार ऐसे सामग्री की हेराफेरी करके काले बाजार में ऊंचे दामों पर बेचने की चेष्टा करते हैं। ठेकेदार को कार्य की प्रगति के अनुरूप ही अनुसूचित सामग्री निर्गत की जाए। जो अनुसूचित सामग्री ठेकेदार के गोदाम में पड़ी है उस पर एक ताला विभाग का लगना चाहिए। सीमेंट के स्टॉक के लिए यह व्यवस्था अनिवार्य होनी चाहिए। विभिन्न भंडारणों की तुलना, विभिन्न भंडारण लेखों की तुलना। पहला है स्टॉक अकाउंट, दूसरा है T&P अकाउंट, तीसरा है RM अकाउंट और चौथा है MAS
अकाउंट। पहला स्टॉक शीर्षक एक सस्पेंस शीर्षक है। दूसरा है औजार संयंत्र का मूल्य T&P के शीर्षक को डेबिट कर दिया जाता है। RM सड़क सामग्री लेखा अकाउंट में निर्माण कार्य को विकलित की जाती है और MAS अकाउंट में वस्तु की लागत कार्य के उच्चतम शीर्षक में सामग्री को विकलित किया जाता है। मात्रा और लागत दोनों का लेखा रखा जाता है। केवल मात्रात्मक लेखा रखा जाता है। केवल मात्रात्मक लेखा रखा जाता है। केवल मात्रात्मक लेखा रखा जाता है। तीसरा, अतिरिक्त सरप्लस सामान स्टॉक में लेकर उसका मूल्य राजस्व शीर्षक में क्रेडिट कर दिया जाता है। अतिरिक्त औजार संयंत्र की प्राप्ति दर्ज कर ली जाती है, परंतु लेखा लागत सामान बनी रहती है। अतिरिक्त सामान स्टॉक में सरप्लस मानकर दर्ज कर दिया जाता है। अतिरिक्त सामान स्टॉक में सरप्लस मानकर दर्ज कर दिया जाता है। चौथा, क्षति को मात्रात्मक लेखा में निर्गत दिखाया जाता है और लागत स्टॉक की मिसलेनियस PW एडवांसेस में विकलित कर दी जाती है। क्षति जब तक लेखा में बनी रहती है तब तक सामान का मूल्य वसूल नहीं हो पाता है अथवा बट्टे खाते में नहीं कर दिया जाता है। क्षति को तब तक लेखा में दर्शाया जाता है जब तक कि इसकी लागत की पूर्ति न हो जाए अथवा इसे बट्टे खाते में न डाल दिया जाए। क्षति स्टॉक में लॉस ऑफ स्टॉक के अंतर्गत दर्शाई जाती है। पांचवा, लेखा वर्ष में 2 बार 30 सितंबर और 31 मार्च को बंद कर दिया जाता है। T&P अकाउंट में लेखा वर्ष में एक बार 30 सितंबर को बंद किया जाता है। इसमें 30 सितंबर और 31 मार्च मासिक रिपोर्ट खंड कार्यालय को भेजी जाती है। और कार्य समाप्ति पर लेखा बंद किया जाता है।